अस्सलाम वालेकुम मेरे रीडर्स एंड लिसनर्स, आप सब कैसे हैं? मैं अल्लाह ताला के यहाँ पुरुमीद हूँ कि आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ जहाँ-जहाँ भी आबाद होंगे, खुश होंगे। आप अपनी सेहत का, अपनी फैमिलीज़ की सेहत का बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको हर आफ़त और हर मुसीबत से महफ़ूज़ रखे। आप लोग अपना और अपनी फैमिलीज़ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। नोवेल क्रिएशन के प्लेटफ़ॉर्म पर आप सब सुन रहे हैं, नमरा अहमद का लिखा हुआ है एक खूबसूरत रोमांटिक नोवेल जन्नत के पत्ते। आइए शुरू करते हैं। वो हर तस्वीर के बाद ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में खड़ी हो जाती और चेहरे पे मासूमियत तारी किए कभी आंखों को पटपटाती, कभी थोड़ी गले हाथ रखती, कभी मुस्कुराती, कभी नाक सिकुड़ती। शायद एक दो सयाह इसकी तस्वीर बनाने रुके होंगे तो देखा देखी मजमा लग गया होगा। वो और डीजे भी फौरन अपने कैमरे निकाल कर तस्वीरें बनाने खड़ी हो गई। इस बच्ची के पोज इतने प्यारे थे कि तस्वीरें बना बना कर भी इनका दिल नहीं भर रहा था। थोड़ी देर बाद हया ने लम्हे भर का तवक्कुफ करते उठाया तो देखा जहान साथ ही खड़ा लब भींचे कदरे नागवारी से ये सारा मंजर देख रहा था। वो शाने उचकाकर फिर से सयाहों के जमगट्ठे में घिरी बच्ची की तरफ मतवज्जो हो गई। यार, उम्र देखो इसकी और एक्शन कैसे मार रही है। डीजे हंसते हुए तस्वीरें खींच रही थी। दफातन मजमा को चीर कर एक लड़की आगे बढ़ती दिखाई दी। उसने लंबे स्कर्ट और खुले स्वेटर के ऊपर भूरा सा सादा स्कार्फ चेहरे के गिर्द लपेट रखा था। इसकी रंगत सुनहरी थी और आंखें भूरी सबस। वो 16-17 बरस की लगती थी। बाई कोहनी पर उसने एक टोकरी डाल रखी थी जिसमें जंगली फूल थे। वो माथे पे तेवरियां लिए आगे बढ़ी और सख्ती से इस बच्ची का बाजू पकड़ा। बच्ची घबरा कर पलटी और जैसे ही इस लड़की को देखा इसके लबों से होले से निकला, आयशे गुल। जवाबन वो बुरी सब्ज आंखों वाली लड़की तुर्क में गुस्से से कुछ कहती हुई इसका बाजू पकड़कर मजमे में से रास्ता बनाकर इसको ले जाने लगी। वो तुर्क में जो कह रही थी वो ऐसा था कि स्याह फौरन पीछे हटने लगे। रेड कारपेट शो खत्म हो गया था। बच्ची अब मज़ाहमत करती चिड़चिड़ेपन से कुछ कह रही थी। वो लड़की जिसका नाम शायद आयशे गुल था मुसलसल बोलती हुई इसे लेकर जा रही थी। इसकी बुरी आंखों में गुस्सा भी था और दुख भी और शायद नमी भी। हया गर्दन मोड़कर इनको जाते देखती रही। आओ, तुम्हें अपना बबू गधा दिखाता हूँ। जहान की आवाज़ पे वो चौंकी, फिर हफीफ सा सर झटक कर इसके साथ आगे बढ़ गई। जहान ने एक बग्घी रोक दी थी। डीजे ने अलबत्ता 4 लीरा फी घंटा के हिसाब से साइकिल किराए पर ले ली थी और अब वो इसी पे सवार हो रही थी। हया बग्घी के करीब आई तो जहान ने एक तरफ होकर रास्ता दिया। वो शहाना सी बग्घी ऊपर से खुली थी। आगे एक घोड़ा जुता था और इसके साथ बग्घी बान लगामता में बैठा था। पीछे खूबसूरत सी 2 अफराद के बैठने की निशिस्त बनी थी जिस पे सुनहरी नक्शो निगार बने थे। वो एहतियात से ऊपर चढ़ी। मखमली शाही निशिस्त नहायत गुदास थी। वो दोनों एक साथ ही इस पे बैठे। बग्गीबान ने घोड़े को जरा सी चाबुक लगाई तो वो चल दिया। पथरीली सड़क पे इसके टापों की आवाज गूंजने लगी। तो फिर पाकिस्तान के अच्छे लोग कैसे होते हैं। हया ने गर्दन इसकी तरफ फेरी। वो हाथ में पकड़े स्मार्टफोन पर निगाहें जमाए पूछ रहा था। वो इसे कभी भी मुकम्मल तवज्जो नहीं देगा, ये तो तय था। पाकिस्तान और पाकिस्तान के अच्छे लोग। हया गहरी सांस लेकर सामने को देखने लगी तो कि दोनों कितारों के दरमियान बग्गी सुस्त रवि से आगे बढ़ रही थी। हम बहुत तरक्की याफ्ता नहीं हैं, बहुत पढ़े लिखे भी नहीं हैं। धोखाधड़ी, रिश्वत जनी, कत्लो गारत और बहुत सी बुराइयों में भी मुलव्वस हैं। हमारे यहाँ जुल्म खुलेआम किया जाता है और मजलूम भी हम ही होते हैं। हम पिसमानदा भी हैं और पस्त ज़हन के भी। मगर इस सब के बावजूद जहान सिकंदर अहम दिल के बुरे नहीं हैं। हम दिल के बुरे नहीं हैं। हमारे दिल बहुत सादा, बहुत मासूम, बहुत प्यारे होते हैं। फिर वो कदरे तवक्कुफ से बोली, क्या तुमने वाकई अब्बा से पूछा था कि पाकिस्तान में हर रोज़ बम ब्लास्ट होते हैं? मैंने मोबाइल की स्क्रीन को उंगलियों में पकड़े वो ज़रा सा चौंका, फिर ज़ीरे लब मुस्कुरा दिया। शायद। क्या नहीं होते? होते तो हैं। हमारी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कैफ़े में भी ब्लास्ट हुआ था। उस दिन हमारी एक फेयरवेल पार्टी थी और हम फ्रेंड्स ब्लास्ट से 10 मिनट पहले कैफ़े से निकली थी। जब हम दोबारा आए तो बहुत बुरा मंजर था। वो खूह, टूटा कांच,
जली हुई दीवारें उसने याद करके जैसे झुरझुरी ली थी। तो स्कॉटी इदारे क्या करते हैं? तुर्की के लोग कैसे होते हैं? मैं तो एक गरीब सा रेस्टोरेंट ओनर हूँ, वर्किंग क्लास का एक मजदूर सिफ्त शख्स, जिसको मसरूफियत के बाइस घूमने फिरने का वक्त भी नहीं मिलता, और बावजूद इसके कि मेरे घर से बबू कदा करीबन 2 घंटे की मुसाफत पर होगा। मैं 3 साल बाद इधर आया हूँ। बाकी उसने हैरत से पलकें झपकाई। जहान ने शाने उचका दिए। वक्त ही नहीं मिलता। मैंने बचत के लिए रेस्टोरेंट में वर्कर्स कम से कम रखे हुए हैं, सो इसलिए काम का बोझ बहुत बढ़ जाता है। वो इस तरह स्क्रीन को दबाता मुसलसल काम कर रहा था। बग्गी सड़क की ढलान से नीचे उतर रही थी। बल खाती सड़क ने दोनों इतराफ बहुत खूबसूरत बंगलों की तारें थीं। सड़क के किनारे कुत्ते टहलते फिर रहे थे। ये तख्ता कमज़ोर है। दफ़अतन जहान ने अपने जोगर से नीचे मौजूद तख्ता थपथपाया और फिर झुका। प्लीज़ जहान, सारी दुनिया की टूटी चीज़ें तुम्हारा हेडिक नहीं है। अच्छा। वो जो झुक रहा था कदरे खफगी से सीधा हुआ। वो फिर से मोबाइल पे कुछ लिखने लगा। फ़ोन रख भी दो। मदाम, आप ये मत भूला करें कि आप एक गरीब वर्कर के साथ हैं, जो अगर एक दिन का ऑफ लेगा तो सारे ऑर्डर्स में हेर फेर हो जाएगी। सो इस बेचारे को बहुत से काम यूं ही ऑन दी मूव भुगताने पड़ते हैं, और वो ये भी जानता है कि इन तमाम मेहनतों के बावजूद वो अगले 10 साल तक भी बबू कदा के इन बंगलों जैसा आधा बंगला भी नहीं बना सकता। इसके कहने पर हया ने लाशऊरी तौर पर सड़क के दोनों इतराफ बने बंगलों पर निगाह दौड़ाई और एक लम्हे को ठठक कर रह गई। दाएं तरफ जहान के इस जानिब जिस बंगले के सामने से बग्गी गुजर रही थी, वह इतना आलीशान और खूबसूरत था कि निगाह नहीं टिकती थी। 4 मंजिला सफ़ेद ऊंचे सतूनों पे वो महल यूं शहाना अंदाज में खड़ा था जैसे कोई बब्बर शेर अपने पंजों पर बैठा होता है। इसके छोटे से बागीचे के आगे एक लकड़ी का सफ़ेद गेट था। बग्गी आगे बढ़ गई तो वो गर्दन मोड़कर देखने लगी। सफ़ेद महल के लकड़ी के गेट पे नाम की एक तख्ती लगी थी, जिस पे कदीम लातीनी हिज्जों के अंदाज में लिखा था, ए आर पाशा। इसके दिल की धड़कन लम्हे भर को रुकी थी। इसके अंदाज पर जहान ने पलटकर इस घर को देखा था। अब क्या तुम अभी से मेरी जेब का मुकाबला इन बंगलों के साथ करने लगी हो? वो चौंकी, फिर इस गेट को देखा जो अब दूर होता जा रहा था। नहीं तो। वो सर झटक कर आगे देखने लगी। फिर कितनी ही गलियों से वह खामोशी से गुजरे, यहाँ तक कि एक जगह जहान ने तुर्क में कुछ कहकर कोचवान से बग्गी रुकवा दी। हमने पूरे जजीरे का चक्कर लगाना था, फिर अभी से क्यों रुक गए? वो उतरने लगा तो हया बोल उठी, नमाज। जहान ने सामने मस्जिद की जानिब उंगली से इशारा किया। अच्छा। वो सर हिलाकर उठी, एक हाथ रोड पे रखा और एहतियात से पाँव नीचे पैडल पर रखकर उतरी। जहान पहले ही उतरकर मस्जिद के दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। मस्जिद छोटी मगर साफ सुथरी थी। जहान मर्दों वाले हिस्से में चला गया तो वो वुजू करके औरतों के पैरियर हॉल में आ गई। हॉल के एक कोने में एक लड़की बैठी, जन्नत के पत्ते, नमरा अहमद का लिखा हुआ एक खूबसूरत रोमांटिक और थ्रिल नावल, हया सुलेमान और जहान सिकंदर की लाजवाब मोहब्बत की कहानी। इसके सामने एक बच्ची इसी के अंदाज में बैठी धीमी आवाज में कुछ कह रही थी। हया ने गीले बाजुओं की आस्तान नीचे करते हुए बगौर इन दोनों को देखती रही। ये वही दोनों लड़कियां थीं जो अभी 2 गलियां छोड़कर सड़क पर इसे नजर आई थीं। जामनी फ्रॉक वाली छोटी बच्ची और दूसरी भूरे स्कार्फ वाली संजीदा लड़की। बच्ची मिन्नत भरे शिकायती अंदाज में इस लड़की के घुटने को झंझोड़ती कुछ कहे जा रही थी, मगर वह लड़की, जिसका नाम शायद आयशे गुल था, नफी में सर हिलाती गोया मुसलसल इसकी तरदीद किए जा रही थी। वो दोनों धीमी आवाज में बातें कर रही थी। हया स्टॉल को चेहरे के गिर्द लपेटते हुए इन दोनों को देखे गई। उन्होंने इसे नहीं देखा था, शायद वो आपस में मशगूल थी। वो जब नमाज पढ़कर उठी तो देखा वो बच्ची अभी तक इस लड़की को मना रही थी, पर शायद अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो रही थी। इसकी आवाज़ धीमी और जुबान अनजान थी, मगर कभी कभी वो बेबसी भरे अंदाज में चीख कर जरा जोर से आयशे गुल प्लीज कह उठती तो हया को सुनाई दे देता। एक आखिरी निगाह इन दोनों पर डालकर वो बाहर आ गई। मस्जिद के बरामदे में वो तन्हा नमाज पढ़ रहा था। हया नंगे पांव चलती हुई बरामदे तक आई और सतून के साथ टेक लगा के खड़ी हो गई। हवा से इसका सर पे लिया स्टॉल सर की पुश्त तक फिसल गया था। सामने चंद कदम के फासले पर
वो सजदे में झुका था। नीली जीन्स और ऊपर स्याह स्वेटर, जिहान सिकंदर का महसूस लापरवाह सा हुलिया। वो एक मुस्कुराहट के साथ सर सतून से टिकाए इसे देखे गई। वो अब सजदे से उठकर तशख्खुद में बैठ रहा था। हर काम फुर्ती से करने वाला जहान सिकंदर की नमाज बहुत ठहरी हुई और पुरसकून थी। वो चूंकि इससे ज़रा पीछे खड़ी थी, तो यहाँ से इसका सिर्फ हल्का रुख ही नजर आता था। गर्दन की पुश्त और चेहरे का ज़रा सा दायां हिस्सा, वो गर्दन झुकाए तशख्खुद पढ़ रहा था। फिर उसने दाएं रुख सलाम के लिए गर्दन मोड़ दी तो हया को बिल आखिर इसका चेहरा नजर आ गया। वो ज़ीरे लब मुस्कुराते इसे देखे गई। दूसरी जानिब सलाम फेर कर उसने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए। चंद लम्हे यूं ही बैठा दुआ मांगता रहा। फिर एक गहरी सांस लेकर हाथ चेहरे पर फेरता वो खड़ा हुआ। वो वापस मुड़ा तो इसे सतून के साथ खड़े देखकर मुस्कुराया। तुम इंतजार कर रही थी? वो जरा सा मुस्कुरा कर कहता इसकी तरफ आया तो हया ने इस बात में सर हिला दिया। वो दोनों साथ ही बाहर आए थे। जहान चौखट पर जब वो झुक कर जोगर पहन रहा था तो हया ने इसे पुकारा। हूँ, तुम मजबी हो? थोड़ा बहुत। वो तस्मा बांध रहा था। लगते नहीं हो। तस्मे की गिरा लगाती उसकी उंगलियां थमी। उसने सर उठाकर कदरे नासमझी से हया को देख। वो तो मुझे नहीं पता। वैसे तुमने दुआ में क्या मांगा? मैंने जिंदगी मांगी। वो तस्मा बंद करके उठ खड़ा हुआ। जिंदगी? हया ने इसका चेहरा देखते हुए दोहराया। वो अब आदतन स्वेटर की आस्तीन ने मोड़ रहा था। इंसान वही चीज मांगता है जिसकी इसको कमी लगती है। सो मैं हमेशा जिंदगी मांगता हूँ। अगर जिंदगी है तो सब खूबसूरत है, नहीं है तो सब अंधेरा है। वो दोनों सड़क के किनारे साथ साथ चलने लगे थे। खूबसूरती क्या होती है जहान? बबू कदा की एक सर्द हवा इसके बाल फिर से उड़ाने लगी थी। शॉल सर से फिसलकर अब गर्दन के पीछे अटक गई थी। और जब अपने बिखरते बाल दोनों हाथों में समेटते हुए उसने ये सवाल पूछा था, तो शदीद ख्वाहिश के बावजूद वो जानती थी कि वो खूबसूरती हया सुलेमान की आंखें हैं। जैसे कोई बात नहीं कहेगा। मगर जो उसने कहा वो हया सुलेमान के लिए कतन गैर मुतवक्के थी। अली करामत की माँ। क्या? उसने नासमझी से जहान को देखा। वो सामने देखते हुए कदम उठा रहा था। मेरे लिए खूबसूरती अली करामत की माँ पे ख़त्म हो जाती है। अली करामत मेरा एक स्कूल फेलो था। एक दफ़ा मैं इसके घर गया था, तब मैंने इसकी माँ को देखा था। वो बहुत खूबसूरत खातून थी। वो डॉक्टर थी और इस वक्त हस्पताल से आई थी। वो थकी हुई थी और तब किचन में खड़ी टिशू से अपना चेहरा थपथपा रही थी। हया, वो चेहरा इतना मुकद्दस, इतना खूबसूरत था कि मैं बयान नहीं कर सकता। इसकी बात पे वो चंद लम्हे के लिए इसे खामोशी से देखती गई। वो तुर्क थी या पाकिस्तानी? बहुत देर बाद वो बोली। वो स्याह फाम थी, खालिस स्याह फाम। और हया के हलक तक में कड़वाहट घुल गई। ताहम वह खामोशी से इसके साथ कदम उठाती रही। ये वो वाही शख्स था जिसके सामने वो झुक जाती थी, खामोश हो जाती थी, कड़वे घूंट पी लेती थी और फिर भी मौम बन जाती थी। अगर यही बात किसी और ने कही होती तो वो अपने अजली तनतने से इसको तो इतनी सुनाती कि ऐसी बात करने की वो शख्स दोबारा हिम्मत ना करता। हद हो गई। भला स्याह फाम कहाँ इतने हसीन हो सकते हैं? या फिर शायद जहान का मतलब ये था कि इसे हया सुलेमान के मुकाबले में एक बदसूरत औरत भी खूबसूरत लगती है। वो जिंदगी में पहली दफा किसी बदसूरत औरत को सोचकर हसद का शिकार हुई थी, मगर चुप रही। दोपहर डलने लगी थी तो वो वापसी की तैयारी करने लगे। बबू कदा जजीरे की गलियों में चल चल कर अब इसके पांव दुखने लगे थे। डीजे वापसी पर फिर से बालकोनी में खड़े होने के लिए कतई राजी नहीं थी और इसका पूरा इरादा फेरी में घुसकर चाहे प्यार से चाहे लड़ झगड़ कर मगर बैठने के लिए निशिस्त ढूंढने का था। जहान को टिकट लेने में खासी देर लग गई। 5 बजे वाली फेरी शाम की आखिरी फेरी थी। तो सियाहों का सारा हजूम टिकट की खिड़की के आगे मौजूद था। अब इसके बाद अगला जहाज रात के 8 बजे चलना था और फिर अगली सुबह तक कोई जहाज नहीं चलता था। जो रह गया वो जजीरे पे रात बसर करे या फिर तैर कर वापस जाए। अगर तुम दोनों इसी रफ्तार से चलती रहीं तो फेरी निकल जाएगी और तुम्हें वाकई तैर कर वापस जाना पड़ेगा। वो इन दोनों की सुस्त रवि पर खासा झुंझला कर बोला था। जवाबन वो कदरे खिफत से जरा तेज चलने लगी। बंदरगाह खिंचाखच सियाहों से भरी हुई थी। वो तीनों इस रश में बमुश्किल रास्ता बनाते आगे बढ़ रहे थे। जहान आगे था
اور وہ دونوں پیچھے۔ اسے اب اپنے ریسٹورنٹ کی فکر ہونے لگی تھی۔ پراپرٹی کی مالکہ نے آ کر پھر سے کوئی ہنگامہ کیا تھا۔ جہان اسے اس سارے معاملے پر قدرے پریشان اور متاسف لگا تھا، گو کہ وہ تاثرات چھپانے کی مکمل کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اس کا ہر رنگ اب پہچاننے لگی تھی۔ وہ تینوں فیری کی طرف جاتے بورڈ کی جانب بڑھ رہے تھے، جب کسی نے حیا کو کوہنی کو ذرا سا چھوا۔ مادام، مادام، وہ ٹھٹک کر رکی اور گردن موڑی۔ پڑا تھا، وہ کوئی ٹھیلے والا تھا۔ اس نے گردن کے گرد اور دونوں ہاتھوں میں بہت سے ہار اور موتیوں کی لڑیاں ڈوریوں میں باندھ کر اٹھائی ہوئی تھی، اور اب وہ لڑیوں کا ایک گچھا حیا کے چہرے کے سامنے کر کے دکھاتا ترغیب دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کبھی نہ رکتی، مگر وہ موتی اور ان کی چمک اتنی خوبصورت تھی کہ اسے ٹھہرنا ہی پڑا۔ وہ بے اختیار وہ لڑیاں انگلیوں میں اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ وہ بالوں میں پرونے والی لڑیاں تھیں اور اتنی حسین تھی کہ چند لمحوں کے لیے وہ لمبے بالوں کی دیوانی لڑکی ارد گرد کو فراموش کر بیٹھی۔ حیا، حیا! جہان دور سے اسے آوازیں دے رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ جہان اور ڈی جے فیری کے تختے پر چڑھ چکے تھے اور اب جھنجھلاہٹ بھری کوفت سے اسے بلا رہے تھے۔ ایک منٹ وہ انگشتے شہادت اٹھا کر ان کو رکنے کا اشارہ کرتی پلٹ کر جلدی جلدی لڑیاں دیکھنے لگی۔ ہاؤ مچ؟ اس نے 2 لڑیاں الگ کر کے پوچھا۔ 10 لیرہ، 10 لیرہ۔ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اس نے خفگی سے بچے کو دیکھا۔ پیچھے جہان اسے ناگواری بھرے انداز میں پھر سے آواز دے رہا تھا۔ آ رہی ہوں۔ اس نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے جانے کا اشارہ کیا۔ ان تک آواز شاید پہنچ گئی تھی۔ تب ہی وہ دونوں سر ہلا کر مڑے اور فیری کے اندرونی راستے کی جانب بڑھ گئے۔ فیری نکلنے میں ابھی 3 منٹ تھے اور وہ ان 3 منٹوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 7 لیرہ، اس نے ختمی انداز میں لڑکے کو کہا اور پیسے نکالنے کے لیے سنہرے کلچ کو کھولا۔ اس سے قبل کہ وہ نوٹ نکالتی، لڑکے نے ایک دم پرس جھپٹا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ لمحے بھر کو اسے سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے، اور جب سمجھ آیا تو وہ رکو، رکو، میرا پرس! وہ چلاتی ہوئی اس کے پیچھے لپکی۔ جہان، ڈی جے، فیری، اس افتاد میں اسے سب بھول گیا۔ لڑکا پھرتی سے بھاگتا جا رہا تھا۔ سیاح افراتفری میں فیری کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کسی کے پاس توجہ کرنے کو وقت نہ تھا۔ وہ تیز قدموں سے دوڑتی اس لڑکے کے پیچھے آئی۔ وہ بازار کی طرف مڑ گیا اور اب ایک گلی کے عین وسط میں کھڑا تھا۔ حیا جیسے ہی بھاگتی ہوئی اس گلی میں داخل ہوئی، لڑکے نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر سے بھاگ کھڑا ہوا۔ رکو، رکو! وہ غصے سے چلاتی اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ لڑکا خاصا پھرتیلا لگ رہا تھا، مگر وہ اتنا تیز نہیں بھاگتا تھا۔ 3 گلیاں عبور کر کے وہ اس رہائشی علاقے میں داخل ہوا اور سرپٹ دوڑتا ہوا دائیں طرف کی قطار کے بنگلوں میں سے ایک کا گیٹ عبور کر گیا۔ وہ ہانپتی ہوئی اس گیٹ تک آئی۔ گیٹ نیم وا تھا۔ لڑکا اندر ہی کہیں گیا تھا۔ دور کہیں فیری نکل چکی ہے۔ ڈی جے اور جہان جزیرے سے چلے گئے تھے اور وہ ادھر تنہا ہی رہ گئی تھی، لیکن یہ وقت وہ سب سوچنے کا نہیں تھا۔ اسے اپنا پرس اور پاسپورٹ واپس لینا تھا ہر صورت۔ اس نے ایک لمحے کو اس نیم وا گیٹ کو دیکھا اور پھر اس کے پیچھے کھڑے اس عالی شان سفید محل کو، اور پھر تیزی سے اندر آئی۔ یہ وہی سفید محل تھا جو اس نے دوپہر میں دیکھا تھا۔ چھوٹے سے باغیچے میں خاموشی چھائی تھی۔ شام کے پردے اب نیلے پڑ رہے تھے۔ وہ پھولتے سانس کو ہموار کرتی متذبذب سی ہل چلتی بنگلے کے داخلی دروازے تک آئی اور بیل کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا۔ لکڑی کا اونچا منقش دروازہ قدیم طرز کا بنا تھا اور اس کے آس پاس بیل نامی کوئی شے نہ تھی۔ وہ کیا کرے؟ یوں منہ اٹھا کر کسی کے گھر میں کیسے گھس جائے؟ مگر وہ بھی تو اسی گھر میں چھپنے کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ اسے بہرحال اندر جانا تھا۔ ایک مصمم ارادہ کر کے اس نے کندھے پہ پھسلتی شال درست کی اور دروازے کا سنہری نوب گھمایا۔ وہ قدیم وقتوں کی کوئی امر ہوئی شہزادی تھی جو راستہ بھٹک کر اس جزیرے پہ آ نکلی تھی اور اب سلطان کے محل کے سامنے کھڑی تھی۔ دروازہ چرر کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ اندر ہر سو اندھیرا تھا۔ اس نے چوکھٹ پہ قدم دھرا۔ ہیلو! وہ 2 قدم مزید آگے آئی اور پکارا،
اس کی آواز کی گونج در و دیوار سے ٹکرا کر پلٹ آئی۔ وہ کسی لوبی میں کھڑی تھی۔ وہاں نیم تاریکی سی چھائی تھی۔ صرف کھلے دروازے سے آتی شام کی نیلگوں روشنی میں آگے جاتی راہداری سی نظر آ رہی تھی۔ اس کا دل عجیب سی بے چینی اور خوف میں گھرنے لگا۔ کوئی ہے؟ اب کہ اس نے پکارا تو آواز میں ذرا سا ارتعاش تھا۔ ایک دم اس کے عقب میں ٹھا کے ساتھ دروازہ بند ہوا اور کلک کے ساتھ لوگ لگنے کی آواز آئی۔ وہ گھبرا کر پلٹی اور دروازے کی طرف لپکی۔ ڈور نوب بامشکل اس کے ہاتھ لگا۔ اس نے زور سے نوب کھینچا، پھر گھمایا، مگر بے سود۔ دروازہ باہر سے بند کیا جا چکا تھا۔ اوپن، اوپن دی ڈور۔ وہ دونوں ہتھیلیوں سے لکڑی کا دروازہ پیٹنے لگی۔ ساتھ ہی وہ خوفزدہ سی دبی دبی سی آواز میں چلا رہی تھی۔ شہزادوں کے جزیروں پہ خوش آمدید، کسی نے بہت دھیرے سے اس کے عقب میں کہا تھا۔ شہزادوں کے جزیروں پہ خوش آمدید، کسی نے بہت آہستہ سے اس کے عقب میں کہا تھا۔ وہ کرنٹ کھا کر پلٹی۔ لوبی تاریک تھی، البتہ اندر کی سمت مڑتی راہداری کے آخری سرے پہ کوئی ٹمٹماتی سی زرد روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ آواز بھی وہیں سے آئی تھی۔ اس نے پلٹ کر آخری بار دروازے کی نوب کو گھمایا۔ اب اسے اس محل سے نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنا تھا۔ جو بے وقوفی وہ کر چکی تھی، اسے انجام تک پہنچانا ہی تھا۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر اندھیرے میں دیکھتی آگے بڑھی۔ تاریک راہداری کے اس پار کوئی بڑا سا کمرہ تھا، شاید لیونگ روم۔ گپ اندھیرے میں وہ زرد سی موم بتیوں کی روشنیاں وہیں سے آ رہی تھی۔ نے چونکنے والے انداز میں پکارا۔ وہ لیونگ روم کی چوکھٹ پہ آن کھڑی ہوئی تھی اور اس کو خوش آمدید کہنے والی عورت وہیں سامنے ہی تھی۔ لمبے سکرٹ اور سویٹر میں ملبوس، اسکارف چہرے کے گرد لپیٹے، وہ جھریوں زدہ چہرے والی ایک معمر خاتون تھی۔ وہ لیونگ روم کے دوسرے سرے پہ کھڑی، ہاتھ میں پکڑی موم بتی سے اسٹینڈ پہ رکھی موم بتیوں کو جلا رہی تھی۔ ایک ایک کر کے سرد پڑی موم بتیاں جلنے لگی تھی۔ آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ لمبی موم بتی سے اوپر نیچے اٹکی موم بتیاں جلاتے ہوئے انہوں نے اسی نرمی سے کہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ بنا پلک جھپکے اس پرتعیش لیونگ روم کے وسط میں رکھی میز کو دیکھے گئی، جس پہ رکھا سنہری ستاروں والا کلچ موم بتیاں کی ہلکی زرد روشنی میں چمک رہا تھا۔ یہ تمہارا پرس ہے، تم اسے لے سکتی ہو۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ تم میرے پاس صرف میرے بلاوے پہ آ جاؤ گی۔ ناول کریشن کے پلیٹ فارم پر آپ سب سنتے ہیں عمیرہ احمد اور نمرہ احمد کے لکھے ہوئے خوبصورت رومانٹک ناول۔ اگر آپ سب نے میری آواز میں مزید کوئی اور ناول سننا ہے تو پلیز کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیا کیجیے، اور اگر آپ کو میری پڑھی ہوئی سٹوریز اچھی لگتی ہیں تو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کیا کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔